देखिए बाबू, आपको जो है आज से बिहार पुलिस का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा बिहार पुलिस के बारे में जानिए। सुनिए बाबू लोग, आज हम जो भी बात करेंगे एज ए टीचर नहीं, एज ए आपके बड़े भाई जैसा बात करेंगे। और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर हम आपको एज ए टीचर बात करेंगे। और आज हम आपके साथ जो है एज ए स्टूडेंट के तौर पर भी बात करेंगे, एक छात्र के तौर पर भी बात करेंगे। एक बड़े भाई और एक छात्र, दोनों रूप में हम आपके साथ आज के सेशन में बात करेंगे। देखिए बाबू, जहां तक परीक्षा निकालने का सवाल है, एक तो जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, अब देखिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब एकदम जो जहां है वहीं शांत रहिए। अब जो जहां है वहीं शांत रहिए, जिस रूप में है शांत रहिए। अब बताने दीजिए, बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम के हर चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, इसमें हम लोगों को दो चरणों से गुजरना होता है। एक रिटेन, एक रिटेन, दूसरा फिजिकल। फिजिकल, एक रिटेन और दूसरा फिजिकल। ये दो चीजों से होकर हमें गुजरना होता है। और अगर हम दोनों चीज से गुजर गए, दोनों में सफल हो गए, तभी अंततः हमारे शरीर पर वर्दी चढ़ता है। और अभी 19,838 वालों का फिजिकल चल रहा है। इससे पहले 21,391 वालों का ट्रेनिंग चल रहा है। और अभी जिस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में कि 22,000 प्लस बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आनी है, हां या ना? यही चर्चा है। ये तो हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो चर्चा है मार्केट में, सरेआम ये चर्चा है मार्केट में। 22,000 प्लस वैकेंसी जो है आपको आना है, ये चर्चा है मार्केट में। ठीक है बाबू, तो अभी जो 22,000 प्लस बिहार पुलिस का नया नोटिफिकेशन आना है, उसकी आपको तैयारी करनी है और हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। हम बिट्टू झा सर मिल करके जो है उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें हमको मदद आलोक सर भी करेंगे। और एक बात बाबू आप जानिए, पहला क्लास है आज, और एज ए बड़ा भाई बात कर रहे हैं। एकदम जो भी बात करेंगे हृदय से बात करेंगे, कोई छल कपट वाली बात नहीं। तो एक बात समझिए और इस बात को आप याद रखिएगा, और अधजल गगरी छलकत जय वाला काम नहीं कीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जय वाला काम जो है आपको नहीं करना है। पूरी बात आप समझिएगा मेरी। जानते हैं बाबू, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना हो ना, हे क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या हुआ? ठीक है, शांति। हाँ सुनिए, कोई भी एग्जाम बाबू अगर क्वालिफाई करना है तो कई पहलू पर हम बात कर रहे हैं। एक तो बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसमें दो चीजों से हमें गुजरना है, रिटेन और फिजिकल। अगर मान लिया जाए रिटेन नहीं हुआ, फिजिकल का कोई मतलब ना है। अगर रिटेन हो गया, फिजिकल नहीं हुआ, तब पर भी कोई मतलब ना है। अगर रिटेनो हो गया, फिजिकलो हो गया, मेरिट नहीं बना, तब पर भी कोई मतलब ना है। मतलब है अंतिम सफलता से। अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
तैयारी का मतलब तब निकल पाता है जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं तभी तैयारी का कोई मतलब निकल पाता है, और अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। ठीक है, एग्जाम निकाल लिए, फिजिकल नहीं हुआ, क्या मतलब? फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, फिजिकलो निकाल लिए, मेरिट नहीं बना, फिर से आप लाखों के भीड़ में आ गए, फिर से आप लाखों के भीड़ में आ गए, हाँ या ना? तो फिर आपको अगर देखा जाए महत्व किस बात का है बाबू जानते हैं? महत्व है अंतिम रूप से चयन का, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है। जैसे भोज खाए हैं आप लोग मिथिलांचल में, हम मिथिलांचल के हैं, मिथिलांचल में कितने लोग मिथिलांचल के हैं? बहुत सारे लोग मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल में अगर भोज में दही नहीं हुआ तो भोज संपन्न नहीं माना जाता, भोज ठीक नहीं माना जाता है हम लोग के तरफ, समझ गए ना? तो आपको जो है अंतिम रूप से सफलता का ही महत्व है। अब रिटेन कैसे निकलेगा, फिजिकल कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सलाह हम आपको यह देना चाहते हैं। देखिए बाबू, कुछ काम हम आपके लिए करेंगे, हम करेंगे मतलब जब हम शब्द का प्रयोग करें तो हम का मतलब समझना है, और जब हम ज्ञान बिंदु शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब समझना है। रोशन आनंद, बिट्टू झा सर तथा अन्य ज्ञान बिंदु के जो भी शिक्षक हैं वो, तो हम लोग आपके लिए करेंगे कुछ काम, और कुछ काम आपको स्वयं भी करना होगा। अगर आप नदी में डूबने लगते हैं, सिर्फ भगवान भगवान कहते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, नहीं बच पाइएगा। अगर आप भगवान भगवान के साथ साथ अपना हाथ पैर भी मारते हैं, आप बच जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भगवान भगवान कीजिएगा, अपना हाथ पैर नहीं मारिएगा, नहीं बच पाइएगा, एकदम डूब जाइएगा, डूब के मर जाइएगा। तो यहां से हम आपको यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि संदेश पहला क्लास में कोई मास्टर नहीं दे सकता है, हम दे रहे हैं। अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है, थोड़ा सा मेहनत हम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, कंधा से कंधा मिलाकर हम दोनों को काम करना होगा। और एक बारीकी को बाबू समझना है, एग्जाम में कौन बैठेगा? आप ना। फिजिकल कौन देगा ग्राउंड पर जाकर के? आप ना। किसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? आपके ना। किसका परिवार खुशहाल होगा? आपका ना। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपको। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको। और एक बात आज हम पहला क्लास में बोल दे रहे हैं, कोई इस बात को अपने दिमाग में ना रखें, हम हर बैच में इस बात की घोषणा करते हैं, कोई बच्चा अगर सफल होता है ना, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है, और कोई बच्चा अगर असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। तो अगर आप अंतिम रूप से वर्दी चाहते हैं पुलिस वाला, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा। हम अगर यहाँ 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना होगा? 5 से 6 घंटा। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो हम वो टीचर ना है कि हम आपको कहेंगे कि ना हम जो करवाएंगे वही आएगा, हम आपको मदद कर सकते हैं। और हाँ, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। आजकल क्या होता है जानते हैं बाबू? एक बात बाबू आप जानिए, एज ए बड़े भाई होने के नाते हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पता है रोशन आनंद को रोशन आनंद बनने में 10 बरस लगा, 10 बरस लगा है, 10 बरस तक जी तोड़ मेहनत किए हैं, तब जाकर के रोशन आनंद बन पाया है, बिट्टू झा बन पाया है। आज रोशन आनंद बिट्टू झा 48 घंटा 72 घंटा भी लगातार क्लास ले सकते हैं, समझ गए ना? तो एक सलाह जो हमने आपको दिया है, एक तो कुछ चीज हम आपके लिए करेंगे, कुछ आपको स्वयं करना होगा, कुछ आपको स्वयं करना होगा। इसके अलावे कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं, कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं। पहला सलाह मेरा यह है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए
तो जी तोड़ मेहनत आपको करना होगा। 2 घंटा अगर क्लास में आप पढ़िएगा तो कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करना होगा। कम से कम सेल्फ स्टडी 6 घंटा जरूर करना होगा। और जो नहीं करेगा नहीं होगा, नहीं करेगा, जो 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं होगा, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, यही सत्य है। क्योंकि एज ए टीचर आज हम आपको नहीं बता रहे हैं, एज ए आपके बड़े भाई हम आपको बता रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। 6 घंटा सेल्फ स्टडी कम से कम करना होगा, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका, पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। अगर पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है, नहीं होगा रिजल्ट। और जिस रोज पूरे सिलेबस पर कमांड हो गया, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। और एक बात आप जानिए बाबू, हाल फिलहाल में एक लड़का आया था कोचिंग में, 28 पोस्ट में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हम उससे 15 से 20 मिनट टाइम दिए थे उसको। हम संभवतः सुधांशु नाम था, लखीसराय का था, संभवतः लखीसराय का था। वो हमको एक बात बोला, ऐसे ही बात तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन हाल फिलहाल में उसी से 1-2 दिन पहले बात हुआ है, फेस टू फेस आया था मिलने के लिए यहां पर। वो एक लाइन बोला, वो किसी इंटरव्यू में भी ये बात बोला है संभवतः, कोई भी इमारत की नींव उसके स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। अगर ये बिल्डिंग है, इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, इस पर जितना मंजिल आप ढाल सकते हैं ढाल दीजिए। आप जिस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में बेस है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, जितना मंजिल ढालना है आप ढाल सकते हैं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, 2 मंजिल में ही ढा ढहा के गिर जाएगा। मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। और सिलेबस को बाबू आपको समझना होगा, सिलेबस को समझना होगा। आप इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, एक सोचने वाली बात है बाबू। अगर 3 दिन ही पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, या 48 घंटा या 72 घंटा पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, 1100 क्वेश्चन डिस्कशन से ही रिजल्ट हो जाता, 10 गो सेट मार करके ही रिजल्ट हो जाता, तो पटना में विद्यार्थी साल, 2 साल, 5 साल क्या करता? एज ए भाई होने के नाते हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगा, 3 दिन पढ़ा करके रिजल्ट दिया जा सकता, 10 गो सेट बना करके रिजल्ट दिया जा सकता है, 1100 क्वेश्चन करवा करके रिजल्ट दिया जा सकता है, काहे विद्यार्थी साल, 2 साल, 5 साल पटना में रह रहा है? ये सब शॉर्टकट है, ये सब बिजनेस करने का एक तरीका है। और हम आपको बता दे, हम भी करते हैं। हमको ये बात कहने में कोई ये नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हम भी करते हैं। लेकिन हम आपको बता दे, इससे रिजल्ट नहीं होता है, नहीं होता है रिजल्ट, मतलब नहीं होता है। मतलब इसका सार यही है, शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करना होगा, पूरे सिलेबस पर कमांड बनाना होगा। दूसरा सलाह, तीसरा सलाह, जानते हैं बाबू, अनुशासन। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा है। मोदी जी चाय बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने चाय बेचा है, यह सत्य है, यह सत्य है और यह परम सत्य है। एक चाय बेचने वाला का बेटा अनुशासन के बल पर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अनुशासन, उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक अनुशासन है। हमने मोदी जी में जितना अनुशासन देखा है ना, उतना अनुशासन हमने किसी भी नेता में नहीं देखा है। तो अनुशासन, अनुशासन में इतनी ताकत है बाबू, अनुशासन के बल पर आप
प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। कि सिपाही क्या चीज है। तो ताली नहीं बजाना है, आप सुनिए। अनुशासन, अनुशासन। तो तीसरा हम आपको सलाह देना चाहेंगे, अनुशासन। अब कहिएगा मास्टर डिसिप्लिन सिखा रहा है ना, मास्टर डिसिप्लिन नहीं सिखा रहा है। अगर मास्टर आपको डिसिप्लिन सिखाता तो मास्टर बोलता मेरे आने पर खड़ा हो जाओ, हमको गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो, मेरा पैर छू करके प्रणाम करो। नहीं, एज ए बड़ा भाई होने के नाते हम आपको अनुशासन के बारे में समझा रहे हैं। जब हम अनुशासन शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं, यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही क्लास को छोड़ना, जो कि आप नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है हमको। हम भी 10 साल से घास नहीं छीले हैं, आप ही लोग को चराए हैं। पिछले 10 वर्ष में आप ही लोग को चराए हैं। अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। हम जब अनुशासन शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब है डेली क्लास आना। जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना, जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना। तीसरा, जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। मेरे अनुशासन का मतलब यह है। हम अनुशासन में कभी नहीं कहेंगे आप हमको पैर छू के प्रणाम कीजिए, आप हमको गुड मॉर्निंग बोलिए, आप हमको गुड नाइट बोलिए ना, एकदम नहीं। मेरे अनुशासन का मतलब कदापि ये होता ही नहीं है पटनरवा का चोरा करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मतलब खाना पीना में इधर उधर चोरी फोड़ी करके कुछ करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। और जानते हैं बाबू, आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन कब आएगा पता है? आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन तब आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं हमें करना ही है। अगर ये भाव आपके भीतर आ जाता है कि नहीं हमको इस बार वर्दी लेना ही है, ये भाव अपने अंदर आना चाहिए कि नहीं हमें इस बार वर्दी लेना है, हम वर्दी लेकर के रहेंगे। अगर ये भाव आप में आ गया तो आप विश्वास मानिए आप में अनुशासन आ जाएगा, आप में अनुशासन आ जाएगा। तो मेरे अनुशासन का मतलब आप क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? और फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक करना है। और एक बात जानिए बाबू, प्लेट में खाना लगा हुआ है, 2-4 कोर खा करके आप पूरा टेस्ट नहीं बता सकते हैं। पूरा थाली के खाना को खाइए, उसके बाद रिव्यू दीजिए, तब कहिए खाना कैसन है। वो रिव्यू ओरिजिनल रिव्यू होता है। आज के डेट में हो क्या गया है, अधजल गगरी छलकत जाए वाला बात है। भटकाव है, बच्चों में बहुत भटकाव है। कोई कह दिया ये कर लो, उसी में लग जाएगा। कोई कहेगा वो कर लो, उसी में लग जाएगा। हम कहेंगे ये कर लो, उसी में लग जाएगा। भटकाव नहीं, विश्वास करना होगा। और एक बात हम आपको बाबू और बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली नहीं, चौथी बात, चौथी बात, विश्वास करना होगा। विश्वास करना होगा, विश्वास। जैसे एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, आप लोग मानव हैं और दार्शनिक अरस्तु कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक समाज में रहता है, मानव को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास में बहुत परिवार है, आपके आसपास में बहुत परिवार के लोग हैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है। और ये नया जो जनरेशन है, जीएफ बीएफ वाला जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, और आज के डेट में जो है सब लव मैरिज सब करता है। वो लव मैरिज में देखिएगा बड़ी झगड़ा उगड़ा होते रहता है। पता है आपको? पता है आपको क्यों होता है? पता है?
विश्वास की कमी के वजह से। कौन चीज के कमी के वजह से? विश्वास की कमी के वजह से। एक बात हम समझा रहे हैं, अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश का पुनः, वो जो आलोक आर्या वाला केस नहीं था, कौन था जो आलोक मौर्य वाला केस, याद है? उसी टाइप का एक मामला यूपी में और आया है। एगो लड़का है, एगो लड़की है। हाँ, ज्योति मौर्य, सॉरी ज्योति मौर्य। हाँ, ज्योति मौर्य वाला केस, ज्योति मौर्य वाला केस मालूम है? एगो अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश में। क्या आया है पता है? एक लड़का था, उसका शादी एक लड़की से हुआ। वो लड़की यूपी पुलिस में दरोगा बन गई, और अब वो लड़की चाहती है कि हम इसको छोड़ दें, वो लड़का को छोड़ दें। तो ये नौबत क्यों आया? और अभी लड़का कह रहा है कि हम अपना पेट काट करके इसको पढ़ाई लिखाई दरोगा बनाए, और लड़की कह रही है, वो लड़की जो है अपने हस्बैंड पर दहेज का आरोप लगा रही है, 10 लाख रुपया, एगो 4 व्हीलर। तो आखिरकार ये सब क्यों हुआ? विश्वास की कमी। वो लड़का लड़की में विश्वास का कमी हो गया होगा, विश्वास का कमी। ये जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तलाक होता है, ये सब क्यों होता है? विश्वास के कमी के वजह से होता है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उस वजह से होता है। एक बात आप समझिए, पहली बात विश्वास। यहां पर कई चीजों पर आपको विश्वास करना होगा। पहला विश्वास अपने आप पर, अपने आप पर, अपने आप पर। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। आई कैन डू, आई कैन डू। सबसे पहला विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए। और एक बात जानिए बाबू, आप कितनों तेज हैं, कितनों हमसे पढ़ लीजिए, अगर अपने आप में आपको विश्वास न है कि, अगर आपको अपने आप में विश्वास न है, नहीं होगा आपसे, आप लिख करके ले लीजिए। आप थोड़ा कमो पढ़िए, लेकिन विश्वास है कि हम कर सकते हैं, आप कर जाइएगा, एकदम कर जाइएगा, 100% कर जाइएगा, 100%, 110% आप कर जाइएगा। आप विश्वास मानिए। तो पहला बाबू, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? हैं? जानते हैं बाबू, एक बात समझिए, अपने आप पे विश्वास ऐसे नहीं होता है हम बोल दिए हाँ है हमको अपने आप पे विश्वास, हो गया, दाल भात चोखा है? नहीं, वर्दी 56 भोग है। 56 भोग नहीं कोई बना सकता है, जल्दी नहीं कोई खा सकता है, इसी वजह से 56 भोग है। दाल भात चोखा सब बना लेता, सब खा लेता है, समझे? तो वर्दी 56 भोग है, वर्दी सबको नहीं मिल सकता है। तो अब अपने आप में विश्वास कैसे होगा? पता है कैसे होगा अपने आप में विश्वास? जब आप पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा, जब आप बाबू पढ़िएगा ना, तब आपको अपने आप में विश्वास होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हमसे हो सकता है। जब आप पढ़िएगा तब, जब आप पढ़िएगा तब। तो अपने आप में विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? तो अपने आप में विश्वास तब उत्पन्न होगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आप पढ़ाई कीजिएगा। तो अपने आप में विश्वास लाने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और जानते हैं बाबू, अगर आप पढ़ाई करने लगे, ऑटोमेटिक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप विश्वास मानिए, आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ अपने आप में विश्वास करने से नहीं होगा, थोड़ा विश्वास आपको हम पे भी करना होगा। थोड़ा विश्वास आपको अपने मार्गदर्शक, अपने शिक्षक पर भी करना होगा। और जब तक आपको अपने मार्गदर्शक पे विश्वास नहीं होगा,
तब तक आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। और अगर आप अपने मार्गदर्शक की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आप विश्वास मानिए आपकी हार होगी, आपकी हार होगी। महाभारत के युद्ध में पांडव के मार्गदर्शक थे कृष्ण, दुर्योधन के मार्गदर्शक थे गुरु द्रोण, भीष्म पितामह। मार्गदर्शक बहुत बड़े बड़े थे दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सलाह पर काम नहीं करता था। जबकि दुर्योधन के गुरु थे गुरु द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। लेकिन फिर भी दुर्योधन किसके कहने पर चलता था? मामा शकुनी, मामा। और क्या हुआ? दुर्योधन हार गया। अगर दुर्योधन अपने भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता तो महाभारत के युद्ध में उसकी जीत होती, लेकिन हार हुई क्योंकि अपने गुरु के बात को नहीं माना। तो उसी प्रकार बाबू आप इस बात को समझिए। और पांडवों ने भगवान कृष्ण के हर बात को माना और जीत पांडवों की हुई बाबू। तो इसलिए आपका जो भी मार्गदर्शक हो उसकी बातों को मानना होगा। अर्जुन जब युद्ध भूमि में गए तो अर्जुन ने अपना हथियार डाल दिया। अर्जुन ने कहा ना, हमसे तो युद्ध हो भी नहीं करेगा, हम किसको मारेंगे? हम अपने पितामह को मारेंगे, हम अपने भाई को मारेंगे, हम अपने गुरु को मारेंगे। तो भगवान कृष्ण ने समझाया, बस यहां पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है। तुम युद्ध भूमि में हो, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है और तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, और तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी और इसलिए तुमको युद्ध लड़ना होगा। शुरू में नहीं माना, अर्जुन टाल दिया, लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपना विकराल रूप दिखाए। तब अर्जुन तैयार हुआ और युद्ध लड़ा। और अर्जुन की जीत इसलिए भी हुई या पांडवों की जीत इसलिए भी हुई क्योंकि वो धर्म के साथ था। और हम आपको बता दे बाबू, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, जिस भी जाति के हो, यहां पर आपका कोई ये सब धर्म नहीं है। आप हिंदू है, मुसलमान है, आप ब्राह्मण है, राजपूत, आप कुछ भी हैं, आपका यहां पर सिर्फ धर्म है पढ़ाई करना। सिर्फ पढ़ाई करना आपका धर्म है। तो आपका धर्म, आपका कर्म सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए। और आप विश्वास मानिए, थोड़ा सा विश्वास तो करना होगा, थोड़ा कि पूरा विश्वास करना होगा। नहीं कीजिएगा नहीं होगा, और कीजिएगा जीतिएगा। तो एक मार्गदर्शक पे विश्वास करना होगा। तीसरा, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसको विश्वास करके जो है उसको कंठस्थ करना होगा। विश्वास करके कंठस्थ करना होगा, उस पर पूरी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। भटकाव से बचना होगा। मार्केट में स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अनेकों प्रकाशन के बुक है, अनेकों प्रैक्टिस सेट है, बहुत कुछ है मार्केट में। तो आपको विश्वास करके जो मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और ये टारगेट बैच है, बिहार पुलिस का फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेट बैच है। लेकिन हां, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम सिलेबस को उड़ाएंगे। आज तक ना कभी उड़ाए हैं, ना कभी उड़ाएंगे। पूरी तरीका से फाउंडेशन के तरह सिलेबस कवर होगा। सिर्फ अंतर यह होगा कि फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं और टारगेट बैच में लिखाएंगे नहीं। सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के जो है हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टडी मटेरियल में विश्वास करना होगा। आप में भटकाव आ जाता है और स्टडी मटेरियल को सीमित करना होगा।
एकदम सीमित करना होगा। एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल हम दे रहे, तार्किक बात। आप मानव हैं, आप तार्किक बनिए। देखिए, अगर हम चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, कैटरीना, आलिया, दीपिका, एक बात बताइए, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, एको गो नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी को सही से समय ही नहीं दे पाएंगे। एगो से बतियाएंगे, दूसरा वेटिंग आएगा, दूसरा का रिसीव करेंगे, वो टेंशन देगी, किससे बात कर रहे थे। दूसरे से बात करेंगे, तीसरा का वेटिंग आएगा, तीसरे से बात करेंगे, चौथा का वेटिंग आएगा, चौथे से बात करेंगे, पांचवा का वेटिंग आएगा। हाँ या ना? ठीक है, अगर मान लिया जाए 4-5 गो फोन रखते हैं, बतिया तो सकते हैं एक गो से। दूसरा फोन रहेगा, फोन नहीं रिसीव करेंगे, कहेगी ना काहे नहीं फोन रिसीव की, कहेगी या नहीं कहेगी? तो सुनिए, सबको शक होगा कि नहीं ये गलत लग रहा है, ये भर दिन वेटिंग में रहता है, ये हमेशा मेरा फोन नहीं रिसीव करता है। क्या बात है, फोन नहीं रिसीव करता है, भर दिन वेटिंग में रहता है, क्या कोई कैटरीना, आलिया कोई भी मेरी हो पाएगी? नहीं। लेकिन अगर एक को गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे, पूरा समय उसी पर देंगे, ईमानदारी के साथ उसके साथ रहेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ उसके साथ रहेंगे, तो वो हमारी पूरी की पूरी होगी। हां या ना? बोलिए हां या ना। हाँ, स्टडी मटेरियल में छात्रों के बीच बहुत भटकाव है। वो चाहेगा हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले। वो चाहेगा हम लुसेंटो पढ़ ले, हम क्राउनो पढ़ ले, हम घटनो चक्र पढ़ ले। वो चाहेगा हम रोशनो आनंद का पढ़ ले, स्टडी मटेरियल दूसरा भी पढ़ ले। उस कंडीशन में होता क्या है बाबू जानते हैं? कोई भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, और कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अगर आपका पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है और कंप्लीट नहीं है, तो आप विश्वास मानिए आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब कैटरीना का ही होकर रहना है तो उसी का होकर रहना है, आलिया के तरफ आंखों ने उठाना है, नहीं तो कैटरीना से भी संबंध खराब हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो स्टडी मटेरियल में एगो एक बार टारगेट ले लेना है और उतना ही करना है, उसी को बार बार करना है। और हम आपको बता दें, ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल इतना शानदार है कि 71वीं बीपीएससी में कटअप 87-88 गया है, और यहां का बच्चा 113 और 117 मार्क लाया है प्रीलिम्स में, 113 और 117 मार्क लाया है यहां के स्टडी मटेरियल को पढ़ करके। तो अब स्टडी मटेरियल में जो है कुछ भटकाव होता है बच्चों में, और बहुत बड़ा भटकाव है ये। तो स्टडी मटेरियल में बाबू लोग सुनिए, आपको एक तो 3 प्रोसेस से गुजरना है, और अधजल गगरी छलकत जय वाला बात नहीं करना है। सुनना है तो पूरा सुनना है, करना है तो पूरा करना है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। बात सीधा, जो भी करना है पूरा करना है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो एक तो पहली बात, स्टडी मटेरियल पर हम आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक बात बाबू हम आपको बताना चाहते हैं। सफलता के लिए जानते हैं बाबू, रिटेन के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कितना प्रोसेस? 3। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कौन से 3 प्रोसेस से गुजरना है? तो बाबू लोग सुनिए, पहला, 3 नहीं, 3 कट ठीक नहीं होता है, 4 आज तक 3 बताए हैं, अब आपके बैच से 4।
4 प्रोसेस से गुजरना होगा, 4। पहला, सिलेबस की पूरी समझ, सिलेबस की पूरी समझ, पाठ्यक्रम। नदी में तैरना है, नदी का अगर गहराई मालूम होगा, यहां पर ज्यादा गहरा है, यहां पर कम गहरा है, आराम से मजे में तैरेंगे। लेकिन अगर नदी का गहराई मालूम नहीं होगा, डूबने का भी चांस है। हाँ या ना, चाहे आप तैराक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो मतलब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बाबू हम आपको, सिलेबस, सिलेबस की समझ, सिलेबस की समझ। पटना में, पटना के शैक्षणिक संस्थानों में सबसे बड़ा कमी यही है कि सिलेबस भी बच्चों को सही से नहीं बताया जाता है संस्थानों के द्वारा। और बार बार हम बोल रहे हैं, हम अभी एज आपके भाई के जैसा बात कर रहे हैं, टीचर जैसा नहीं। टीचर जैसा बात करते तो हम ये सब बात नहीं बोलते, ठीक है ना? ये बात बोले नहीं ना है? हाँ, ये बात याद रखिएगा आप। पहला, सिलेबस की समझ। एक बात बताइए कि हमको पता नहीं है हमको कहां जाना है, घर से निकल गए तो पागल आवारा की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अगर हम में सिलेबस की समझ नहीं होगी, हमको पता नहीं कि हमको गांधी मैदान जाना है कि स्टेशन जाना है, कैसे होगा बताइए? कभी इधर जाएंगे, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं, हमको गांधी मैदान में मोना सिनेमा के सामने जाना है किसी से मिलने, आराम से हम ऑटो पकड़ेंगे, गांधी मैदान उतरेंगे, मोना सिनेमा जाएंगे, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो पहला, सिलेबस का समझ, सिलेबस का समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआती 2-3 क्लास में, शुरुआती 2-3 क्लास में सिलेबस हम आपको समझाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बाबू यही है। शुरुआती 2-3 नहीं, एक क्लास में, शुरुआती 2-3 ज्यादा नहीं ले जाना है, एक क्लास में। शुरुआती 1 से 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास प्रयास करेंगे एक दिन में पूरा सिलेबस हम आपके सामने खोल करके रख दे। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम सिलेबस पर ही बात करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। तो पहला, सिलेबस की समझ। दूसरा, जब सिलेबस की समझ विकसित हो गई तो दूसरा, अब हमको पता चल गया है हमको गांधी मैदान जाना है, तो फिर गांधी मैदान जाने के लिए ऑटो खोजेंगे, ऑटो पे चढ़ेंगे, चल जाएंगे। तो इसके बाद पूरे सिलेबस को पढ़ना है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है। और पूरे सिलेबस को पढ़ने के क्रम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना है। पूरे सिलेबस को पढ़ने के क्रम में पीवाईक्यू को भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए बाबू पढ़ना है, सिलेबस पढ़ने के क्रम में ही। अब कहिएगा क्वेश्चन बैंक अलग पढ़ेंगे और सिलेबस अलग पढ़ेंगे, ना, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अब कहिएगा दोनों को एक साथ क्यों लेकर के चलेंगे? दोनों को एक साथ इसलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक भी करते हुए जाते हैं तो पढ़ने के क्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब आइडिया आते जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक सिलेबस पढ़ने के क्रम में ही करते जाइएगा तो इस सब बात समझ में आ जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या और कर लेना चाहिए, ये सब हो जाएगा। तो सिलेबस, पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे। इसके पीछे हमने तर्क भी दिया है। और हम देखिए, महात्मा गांधी जैसे एक लाठी पर अंग्रेज को नचा दिए, कौन चीज से? तार्किक बात से। उसी प्रकार हम हर जो भी बात बोल रहे हैं उसके पीछे हम तर्क दे रहे हैं
और आप मेरे तर्क से सहमत हैं, हां या ना? बोलिए। अगर हम सिलेबस को पढ़ते हुए क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे मास्टरवा जो पढ़ा रहा है वो है कि ना है। इस तो हाँ बन रहा है, नहीं तब ठीक है मास्टरवा, अगर नहीं बन रहा तो मास्टरवा ठीक ना है। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक देखते जाइएगा तो आपको लगेगा ओ ई पूछा है, ई टॉपिक में ऐसे पूछा जाता है ना, ई टॉपिक में ई पूछा है, ऐसे पूछा जाता है तो आगे ऐसे पूछा जा सकता है। हाँ ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो आप हमको बताइए अब कि क्वेश्चन बैंक अलग करे, सिलेबस अलग करे, या दोनों एक साथ होना चाहिए? आपका क्या विचार है बाबू सोना? बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तार्किक बात है या नहीं है? तार्किक बात है ना जी। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है बाबू जानते हैं, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, ऐसे हम और बिट्टू झा सर की अगर हम बात करें तो उनको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बड़ी मजा आता था। वो ऑब्जेक्टिव करते थे, हमको सब्जेक्टिव पढ़ने में बड़ी मजा आता है। आप देखिएगा कभी भी हम ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बचते हैं, सब्जेक्टिव करते हैं, और सब्जेक्टिव करवाने में हम ज्यादा बिलीव रखते हैं। थोड़ा सा है क्या कि हम यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी किए हुए हैं, तो हम लोगों को थ्योरी पर ज्यादा, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करवाया जाता था। एनसीईआरटी सब पढ़िएगा तो जो है आपको कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करवाया जाता है। लेकिन बिट्टू झा सर जो है वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे तो वो एमसीक्यू पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन एक बात, अब हम भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, नहीं भाग सकते हैं। क्यों नहीं भाग सकते हैं समझिए। आपके एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं समझते हैं बाबू सोना तो समझिए। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, किस महादेश से होकर, किस महादेश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है? दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है। ऑप्शन ए अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका यूरोप। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी। आप जो सोचे, आपके दिमाग में जो आया था हम सीधा अफ्रीका मार देंगे, कुछ आवाजों निकला था। अरे हम मास्टर हैं महाराज, पढ़े लिखे मास्टर हैं। आपको क्या लगता है हम लुसेंट स्पीडी वाला है? कि रटल रटायल बात बोल देंगे? किस महादेश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका मार दिए, समझे? नए हुआ नौकरी वो अलग बात है, पढ़े बहुत हैं, एग्जाम बहुत निकाले हैं। बिहार पुलिस 2 बार, बिहार दरोगा 4 बार, बीपीएससी 1 बार, समझ गए? तो इसके बाद ये सब एग्जाम निकाले हैं हम। आप जब कहिएगा तब हम एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं सबका। इसके बाद शांत रहिए ना, 1 मिनट 1 मिनट। अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। आजकल आप लोग जो है ना सबको एक के तराजू में तौल देते हैं, सबको एक तराजू में मत तोलिए, समझे? और हम यही कहेंगे, आपको लगता है सब एक के जैसा है ना, रोशन आनंद सबसे अलग है, समझ गए? रोशन आनंद बिट्टू झा सबसे अलग है, बहुत अलग है। हम तो विद्यार्थी को विद्रोही बनाए, हम और बिट्टू झा सर दोनों विद्यार्थी को विद्रोही बनाए हैं, समझे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए
सुनिए ना, अरे जो समझाने का प्रयास, आंसर छोड़िए ना महाराज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एगो क्वेश्चन है, कई ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस इसी को कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी को कहा जाता है, एमसीक्यू इसी को कहा जाता है। एगो क्वेश्चन होता है, 4 गो ऑप्शन होता है, सब चीज परोसल है, सब चीज परोसल है। अब इसी में चुनना है कि कौन सही है। क्वेश्चनों है, आंसर ही तो बहुत आसान चीज है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत आसान चीज है। इसी को एमसीक्यू कहा जाता है। क्वेश्चन रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, अब सही आंसर टिक करना है। तो अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर भी बाबू सोना बता देते हैं। देखिए बाबू सोना, आपको जो है विश्व का मानचित्र है। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो इसे 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में इसे बांटा गया है। और समझने के लिए हम बोलते हैं कि जो मानचित्र देख रहे हैं, कि जो खरा खड़ी लाइन है, कि जो खरा खड़ी खींचल है, कि जो खरा खड़ी लाइन खींचल है, ये देशांतर है। क्या है? देशांतर। और ये जो पड़ी लाइन खींची हुई है, पड़ी लाइन, ये जो पड़ी लाइन खींची हुई है, ये अक्षांश। कौन देखा? अक्षांश। ये समझाने के लिए हम बोले हैं, ये परिभाषा न है इसका, कि अक्षांश का परिभाषा देशांतर का परिभाषा ही ना है। आप समझ जाए मानचित्र को देख करके, हाँ ये अक्षांश रेखा है, हाँ ये देशांतर रेखा है, उसी के लिए हम ये बात बोले हैं। खड़ी लाइन देशांतर, पड़ी लाइन अक्षांश, खड़ी लाइन देशांतर, पड़ी लाइन अक्षांश। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए ना? अब देखिए बाबू लोग, अब जानते हैं बाबू सोना, आपको जो है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, और जानते हैं 179 अक्षांश रेखा में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये सब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, ये सब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये जो हम खींच रहे हैं बाबू ब्लैक कलर में, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि संसार है, नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट एशिया है, सॉरी ये एशिया है, ये यूरोप है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कोई भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं हम लोग, या अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर। तो अब विषुवत रेखा साउथ अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, और इधर एशिया से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एशिया। तो विषुवत रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महादेश से होकर गुजर रही है। तो जो विषुवत रेखा है कितने महादेश से होकर गुजर रही है? आए कितना? पहला साउथ अमेरिका, पहला, दूसरा अफ्रीका, दूसरा, तीसरा एशिया, तीसरा, तीसरा, तीसरा। बात समझ में आया? तो विषुवत रेखा कितने महादेश से होकर गुजरी? कितना? कौन कौन है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका,
अफ्रीका और, बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिएगा बाबू, जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, एशिया से होकर गुजर रही है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका से होकर गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका के बाद अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका के बाद जो है आपको एशिया से होकर गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एशिया। कहां से गुजर रही है? एशिया। अब आगे देखिएगा बाबू, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और मकर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर गुजर रही है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अफ्रीका महादेश से होकर गुजर रही है, और अफ्रीका के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजर रही है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। कहां से? तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजर रही है। फिर इसके बाद विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजर रही है। हां या ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? बोलिए। है इसमें है क्या? बताइए क्या है इसमें? कुछ है? कुछ तो ना है, वैसा तो कुछ नहीं है इसमें जो कि आपको समझने में दिक्कत हो, वैसा तो कुछ भी नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिए बाबू लोग, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो खड़ी लाइन है ये देशांतर है, और जो परी लाइन है अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। उसी प्रकार नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ये आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ भी है। आपके बिहार पुलिस में ये पूछा है, कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों गुजरती है? बोर्ड पे देख के आंसर दीजिए। ये आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती। समझ में आया? ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ, सॉरी बिहार पुलिस का पूछा हुआ भी है। अब हम क्वेश्चन क्या दिए थे? हम क्वेश्चन ये दिए थे, कर्क रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है? यही ना क्वेश्चन दिए थे, बोलिए। तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और, यही ना क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए?
क्या दिए हैं क्वेश्चन? कर्क विषुवत दोनों गुजरती है। किस महादेश से होकर कर्क भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है। कर्क और विषुवत दोनों गुजरती है। तो देखिए बाबू, कर्क रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और एशिया। तो आप हमको बताइए बाबू लोग, कर्क रेखा अफ्रीका से गुजर रही है, विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजर रही है, बोलिए। तो अफ्रीका एगो कॉमन हुआ, अफ्रीका कॉमन हुआ, अफ्रीका कॉमन हुआ ना जी। इसके बाद एशिया से होकर कर्क गुजर रही है, एशिया से कर्क गुजर रही है और विषुवत गुजर रही है, हां गुजर रही है। तो ये दोनों महादेश यानी अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका महादेश से कर्क और विषुवत दोनों गुजर रही है, एशिया महादेश से भी कर्क और विषुवत। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू होगा क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको अफ्रीका और अफ्रीका और अफ्रीका और क्या सिर्फ अफ्रीका और एशिया किसी ऑप्शन में है? है नहीं ना। तो इसमें एगो और ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इनमें से। तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू सोना क्या होगा? क्या होगा? नन ऑफ। समझे? इसी को कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, सीधे रट लिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, सीधे रट लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप बना लीजिएगा? कभी नहीं बना सकते, नहीं बन सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होता है वो बात हमने आपको बताया है। और एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हां या ना? हां ना? आगे अभी तो हम क्वेश्चन बताने लगे थे कि एमसीक्यू का मतलब ई होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आइए पुनः, अब देखिए बाबू, आपको चौथा काम जो करना है, एक तो पहला सिलेबस को समझना है, पहला सिलेबस को समझना है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा सिलेबस को पूरा पढ़ना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और तीसरा, पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू को भी देखते रहना है, ताकि आइडिया आता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमें और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा आइडिया हमको लगता रहे। इसी वजह से दोनों को साथ में लेकर चलना है। तीसरा, एक बात बताइए, हम बैट्समैन हैं, हमको परसों मैच खेलना है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, मतलब उसमें अगर हम खेलेंगे, हम जीतेंगे तो हमको लाखों रुपया मिलेगा। परसों मैच है, हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे? और हम जो प्रैक्टिस करेंगे, कौन चीज का प्रैक्टिस करेंगे? बैटिंग। हम बैट्समैन है तो हम बैटिंग का प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई बॉलर है तो बॉलिंग का प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? अब देखिए ना, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, या सूर्य कुमार यादव को, या शुभमन गिल को, या वैभव सूर्यवंशी को, या कोई भी खिलाड़ी XYZ, कोई, अब कितना का नाम ले, कोई भी खिलाड़ी, एनीबॉडी, उसको परसों या तरसों 5 दिन बाद मैच खेलना है। जो बैट्समैन है, बैटिंग का वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेशन लगता है बैट्समैन का। बॉलर का भी प्रैक्टिस सेशन लगता है। यस और नो? यस और नो? बोलिए। तो कुछ हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, हां या ना? आप ही लोग बताइए, बताइए आप लोग, क्या हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए? तो हम लोग करेंगे ना। सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे बाबू लोग, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? और जरूरी है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, दिक्कत है, और भारी दिक्कत है, और बहुत दिक्कत है।
और प्रैक्टिस इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पर करेंगे, प्रैक्टिस इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। जब हमारे एग्जाम में इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं तो हमें प्रैक्टिस इन प्रश्नों पर करना चाहिए, हां या ना, बोलिए। तो टोटल बाबू सोना ये 4 प्रोसेस से गुजरना है। सिलेबस को समझना है, फिर सिलेबस पढ़ना है पीवाईक्यू के साथ साथ, और चौथा प्रैक्टिस भी करना है। तो ये पूरा चीज से जो है बाबू लोग आपको गुजरना होगा। अगर आप इतना बात मान लेते हैं, 6 घंटा सेल्फ स्टडी, पूरा सिलेबस, अनुशासन में रह करके, अनुशासन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और विश्वास का मतलब भी हम आपको समझा दिए, यस और नो, हाँ ना। अब आते हैं, और पहला क्लास से लास्ट क्लास कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। हमारे सब बात मानिएगा तभी रिजल्ट होगा, एको को बात नहीं मानिएगा रिजल्ट नहीं होगा, रुक जाएगा, पक्का रुक जाएगा। अगर कोई एक बात बोले वहीं से 10 गो क्वेश्चन आ गया तब रिजल्ट रुक ना जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो सब बात देखिए, इसी वजह से हम बोल रहे हैं, अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अगर करना है तो पूरा करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए, अब हम आपको कैसे कैसे मदद करेंगे, हम आपको कैसे कैसे मदद करेंगे। हम यानी हम बिट्टू जहां सर, अभी अगर हम लोग देखें तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा ही क्लास होगा, हर बैच की भांति इस बैच में भी शुरू में हम ही क्लास लेते हैं। मेरे कुछ दिन क्लास लेने के बाद, मेरे 2 या 3 दिन क्लास लेने के बाद बिट्टू झा सर एंट्री करते हैं, और बिट्टू झा सर के एंट्री के बाद तब जाकर के आलोक सर का एंट्री होता है, अन्य शिक्षकों का एंट्री होता है किसी भी बैच में। तो शुरुआती 2 से 3 दिन आपको हम ही को झेलना होगा, फिर उसके बाद हम और बिट्टू झा सर दोनों को झेलना होगा, फिर उसके बाद हम बिट्टू झा सर और आलोक सर तीनों को झेलना होगा, समझे ना। तो हम आपको किस रूप में मदद करेंगे? हम पढ़ाकर मदद करेंगे, हम पढ़ा करके मदद करेंगे, पहला। दूसरा, हम आपका मार्गदर्शन करके मदद करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा प्रैक्टिस करवा करके मदद करेंगे। अब एक चीज देखिए, हम जहां तक देख पाए हैं, हम अध्ययन के लिए बहुत जगह गए हैं। हमने कुछ दिन दिल्ली में भी अध्ययन किया है स्टडी, कुछ दिन कोटा में भी अध्ययन किया है, कुछ दिन पटना में भी अध्ययन किया है, कुछ दिन हमने रांची में भी अध्ययन किया है। इलाहाबाद में हमने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत वहां का अनुभव है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में बनारस और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में जो है कई सारे संस्थानों में 2015 से 17 तक जगह जगह जाकर हमने पढ़ाया है। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल है मेरा, 2015 से पढ़ा रहे हैं। अब बिट्टू झा सर तो मतलब जब वो 11-12 में थे, 8वां 9वां 10वां को पढ़ाते थे, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। मतलब उनका कम से कम 15 साल का होगा, मेरा 10 साल है, उनका 15 साल का होगा टीचिंग एक्सपीरियंस, समझ गए ना। तो अब आपको पढ़ाएंगे किस रूप में? देखिए बाबू, हम जो पटना में बच्चों का माहौल देखते हैं, यहां के बच्चे सेट प्रैक्टिस पर, एमसीक्यू क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना ज्यादा चाहता है, जो हम यहां पर देखते हैं। क्या जी ऐसा है ना? बोलिए हां या ना। एकदम है, ऐसा ही है, और हमको ऐसा करना भी चाहिए।
अब एक बात बताइए, हमको करना है बैटिंग, अरे इतना पढ़ाए हैं इधर, मेरा अतरी सब दर्द करता है बोलते बोलते, अतरी समझते हैं, यही सब दर्द करता है पढ़ाते पढ़ाते, समझे। अभी रेस्ट कहाँ है, 14 तारीख तक कोई रेस्ट ना है, समझे। दिनों पढ़ाते हैं, रातों पढ़ाते हैं, सुबहों पढ़ाते हैं, शामों पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी पूरे भारतवर्ष में हमसे ज्यादा कोई ने पढ़ाता है, ठीक है, आप पता कर लीजिएगा, समझे। जितना घंटा हम पढ़ाते हैं कोई ने पढ़ाता है, ठीक है। जो यहाँ का रेगुलर है, रेगुलर छात्र है, उसको पता है ये बात। हम एक दिन में 14 से 15 घंटा पढ़ाते हैं, अभी 14 से 15 घंटा, 5-10 घंटा ने, 14 से 15 घंटा पढ़ाते हैं। खैर, क्यों पढ़ा पाते हैं पता है? आपका एक विश्वास है, आप हमसे जुड़ते हैं तब ना पढ़ा पाते हैं। तो आपका एक भरोसा और विश्वास है, उस वजह से 14 से 15 घंटा हम पढ़ा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बाबू जानते हैं? जैसे अगर आपको किसी भी काम को करने में मजा आएगा ना, उसमें भूख प्यास नींद चैन सब खत्म हो जाता है। हमको सबसे आनंद आता है पढ़ाने में, तो इसमें मेरा भूख प्यास नींद चैन सब खत्म हो जाता है। जैसे आप लोग बाबू अभी जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था से हम गुजरे हैं। इस अवस्था में जानते हैं बाबू क्या अच्छा लगता है, कौन चीज में सुख चैन मिलता है? अभी ठंडा का मौसम है, एकदम कम्बल के नीचे बड़ी आनंद आता है। कोई अगर खाना बना के दे दे, मुंह में खिला दे, तो वो बढ़िया है, पानी उनी भी नहीं छूना पड़े। और दूसरा, आप बाबू जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर गप लड़ाने में जो मजा है ना, उसमें जो आनंद है ना, वो कोनो चीज में ना है। जब आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठ करके छर्रा लड़ाते हैं, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, समय पता चलता है? लगता है समय कितना जल्दी गुजर गया, नहीं लगता है। लेकिन वो क्षणिक खुशी है। वो क्या है? क्षणिक खुशी। और बाबू हमेशा क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागना है, क्षणिक खुशी के पीछे भागना है परमानेंट खुशी के पीछे। परमानेंट खुशी कैसे मिलेगा? जब हम सूर्योदय से पहले उठेंगे, रूम पर बैठ करके 4 से 5 घंटा सुबह में पढ़ लेंगे, 1 से 2 घंटा रात में पढ़ लेंगे, उससे मिलेगा वर्दी, उससे मिलेगा परमानेंट खुशी, उससे लगेगा हमर ब्याह, लेंगे हम तिलक, करेंगे शादी, और फिर गुजारेंगे गृहस्थ जीवन अपनी पत्नी के साथ। फिर कम्बल के नीचे ही खाना पानी सब आ जाएगा, समझो। तो परमानेंट खुशी ये है। तो परमानेंट खुशी पाने के लिए अभी तपना होगा। नए उठने का मन है, तैयो उठना होगा। तो पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेना है मेरा बाबू सोना, पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेना है। और एक बात सुनिए, मेरे पिताजी किसान, सिपाही दरोगा का तैयारी किसान का बाल बच्चा करता है, सच ये है। सिपाही का तैयारी तो एकदम किसान का बाल बच्चा करता है, 90% किसान का बाल बच्चा सिपाही का तैयारी करता है। हम भी किसान का बाल बच्चा थे, इसी वजह से जनरल कंपटीशन में जब आए तो सबसे पहले सिपाही का तैयारी की। तो किसान बहुत मेहनत से पैसा कमा करके देता है, बहुत मेहनत से। और किसान उतना पढ़ल लिखल नहीं होता। हम मेरे भी बाबूजी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं है। किसान अपने बच्चा को पैसा दे सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। अगर हमको सही मार्गदर्शन मिलता, नो डाउट इतना मेहनत करने की क्षमता है, पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर बन जाते। लेकिन पैसा तो हमारे गार्जियन ने हमें दिया, लेकिन गार्जियन ने मार्गदर्शन नहीं किया। क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें नहीं बताया।
अगर कोई मार्गदर्शक हमें अच्छा मिल जाता, नो डाउट हम भी कुछ बेहतर करते। उतना भी नालायक नहीं है। 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाते हैं, अगर इतना नालायक होते तो 14-15 घंटा पढ़ा नहीं पाते। समझ गए ना? तो हम यही कहेंगे, यहां पर अधिकतर किसान का बाल बच्चा होगा, चाहे आप बोलिए या ना बोलिए, हम ही सर्वे करवा चुके हैं। समझ गए ना? और मेरे यहां मेरे पिताजी किसान, ज्यादातर किसाने का बाल बच्चा आता है, हमको पता है ये बात। समझ गए ना? तो होता क्या है कि हम लोग गांव से आते हैं, जैसे आप गांव से आए, खुला पंछी हो जाते हैं, एकदम तैरने लगते हैं, खुली हवाओं में सांस लेने लगते हैं। सुबह में 12 बजे सो करके उठते हैं, दोस्त के साथ गप लड़ाते हैं। तो बाबू सोना, ये सब काम नहीं करना है, ये सबसे क्षणिक खुशी मिलेगा। परमानेंट खुशी के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा। और सुबह का पढ़ाई बाबू सोना, जानते हैं, देखिए बात समझिए, ये चीज हम जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे ना, तो एचसी वर्मा सर का एक सेमिनार हम किसी आईआईटी में अटेंड किए थे। एचसी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, लंबा लंबा बाल रख ले, फिजिक्स के बादशाह, फिजिक्स के वर्तमान समय के पितामह एचसी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। उनका एक सेमिनार हम अटेंड किए थे जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। उनका एक लाइन इतना शानदार था कि हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में आज भी है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया। उन्होंने क्या कहा बाबू जानते हैं? उन्होंने कहा, बच्चा बच्चा 4 बरस 5 बरस का बच्चा, उसको सिखाइएगा ना, कहिएगा बोलो बाबू मामा, तुरंत तू पकड़ लेगा मामा। उसको लिखाइएगा, तुरंत तू लिखना सीख लेगा। तो एचसी वर्मा सर ने कहा, बच्चा होता है ना, बच्चा का दिमाग जो होता है खाली स्लेट के तरह होता है। बच्चा का दिमाग खाली स्लेट के तरह होता है, उसमें जितना लिखना चाहे, जो लिखना चाहे, जहां से लिखना चाहे लिख लीजिए। ये खाली स्लेट, यहां से लिखना यहां से लिखेंगे, यहां से लिखना है यहां से लिखेंगे, बीच से लिखना है यहां से लिखेंगे, इधर लिखना है यहां से लिखेंगे। तो बच्चा का दिमाग खाली स्लेट जैसा होता है। फिर एचसी वर्मा सर ने आगे कहा कि जब कोई भी बच्चा रात को खाना खा करके सोता है, या छात्र खाना खाकर सोता है, और जब वो सुबह में उठता है, एक तो खाना खा करके सोया है, सुबह में जब उठता है, एनर्जी पूरा होता है उसके पास, एनर्जी पूरा होता है उसके पास। और सुबह के समय में माइंड भी खाली स्लेट जैसा होता है, सुबह के समय में माइंड भी खाली स्लेट जैसा होता है। और सुबह में जब आप पढ़ते हैं तो चीजों को आप जल्दी गेन कर पाते हैं, क्योंकि माइंड पूरा खाली है। सुबह में जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 4 घंटा सुबह में उठ करके बाबू लोग जरूर पढ़िए। आप मेरी बात मानिए, आप हम पे विश्वास कीजिए, हम किए हैं ये काम, और हम जो भी बोल रहे हैं आज अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। बाबू सुबह में उठ करके पढ़िए, सुबह में पूरा एनर्जी रहता है आपके शरीर में, क्योंकि रात में आप खाना खा करके सोए, पूरा एनर्जी से लबालब रहते हैं आप। इसके बाद जो है दिमाग पूरा खाली रहता है, सुबह सुबह पढ़ते हैं तुरंत गेन कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे दिन बीतता है, सब लोग लॉज में रहते होंगे, गर्ल्स हॉस्टल में रहते होंगे, गर्ल्स लॉज में रहते होंगे। जैसे सुबह धीरे धीरे बीतेगा, 8 बजेगा कुछ लोग उठेगा, 9 बजेगा कुछ लोग उठेगा, फिर कोई इधर ढन मनाएगा, कोई कुकर चढ़ाएगा सीटी सी, कोई गाना बजाएगा, तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। क्या लॉज में और गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा होता है? हां या ना? हां या ना?
और जब हम देखते हैं गाना बजा रहा तेरी आंखों की दरिया का, दिमाग में ई हो गया, दिमाग में ई हो गया। फिर अन्य चीज दिमाग में गया तो दिमाग भरा। जैसे जैसे दिन गुजरा, सुबह 9-10 बजे ही हुआ, फिर उसके बाद 12 बजे रूम से बाहर निकले, मार्केट आए, मार्केट में रंग बिरंग का चीज देखे, वो बात दिमाग में गया। सब्जी लेकर के रूम पे गए, सब्जी बनाना शुरू किए, यो सब बात दिमाग में गया। फिर तब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में तो जो मार्केट में गए थे रंग बिरंगा चीजों चल रहा है, सासु मेरी हो जाती। फिर तेरी आंखों की दरिया का भी चल रहा है, कुकर का सीटीओ सी चल रहा है, तो क्या कंसंट्रेशन पूरा बन पाएगा? तो दिन का पढ़ाई अच्छा या सुबह का? तर्क के साथ बात है, हां या ना। एचसी वर्मा सर ने यह बात समझाया था, और वो लाइन, ये बात हम 2011-12 का बता रहे हैं, लगभग 15 साल होने चला है, 14-15 साल, हमको आज भी ये बात याद है। और उसके बाद इस चीज को हम अपने जीवन में अप्लाई किए, और आप विश्वास मानिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। संतरो, अरे रखो वो सब, वो लव लेटर सब रखो, रखो। बात समझे कि नहीं समझे? सुबह में क्यों उठकर पढ़ना चाहिए, क्या आपको मालूम हुआ? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़िएगा ना? नहीं पढ़िएगा, हमको पता है, आई नो। पढ़िएगा और आप कीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा अपने जीवन में। ठीक है बाबू? तो अब देखिए, सुनिए, तो अब ये हो गया बाबू। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करवाएंगे, सुनिए। देखिए, अब हमको करना है ग्राउंड पर बैटिंग, तो प्रैक्टिस बैटिंग का करेंगे हम सुबह से शाम। लास्ट में हमको बनाना क्या है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। तो हम आपको बिहार पुलिस बैच में लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। कितना हजार प्लस? कितना? 15,000 प्लस। और हां, आपको एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेशन पर संस्थान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मटेरियल अपलोड करेंगे, और ऑफलाइन वालों के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मटेरियल ऑफिस में होगा। ऑनलाइन वाले लोग अपना फोटोकॉपी के दुकान पर जाकर निकाल लीजिएगा, जो भी पैसा लगे। ऑफलाइन वाले लोग ऑफिस से ले लीजिएगा, जो भी उसका पीडीएफ कॉस्ट लगे, वो आपको अपना लेना होगा। अब आप सुनिए, तो आपको क्या करना है और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, थोड़ा समझिए। जानते हैं, ये तरीका हमको मेरा टीचर नम्मा में समझाया था, लेकिन हम उस तरीका को अपनाए नहीं, इसी वजह से ना आईआईटी निकला, ना यूपीएससी बीपीएससी निकला। लेकिन वो काम हम नहीं किए, इसी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। परंतु हम यह चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े हैं वो इस काम को करे, ताकि आप सफल हो जाए। भले हम नालायक निकम्मा रह गए, परंतु आप नालायक निकम्मा ना रहे, आप सफल हो जाए।